हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी प्रो रिएक्शन की तरफ से मैं हूं सामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, हमने ना एडिट से सीधी बात है बजने के लिए अपने नाम लेना शुरू किया, क्योंकि एक दो रिएक्शन चैनल थे वो ना नाम अपना पॉपअप कर रहे थे। हमने बोला एडिट से बचें और अपना नाम खुद ही बोल दें। अच्छा, मेनली आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया बीट्स द यूएसए एंड चाइना अक्रॉस वेरियस इंडेक्सेस इन 2025। क्योंकि 2026 आ चुका है, अब लुक बैक करना आसान है 2025 में। मतलब इंडिया ने जितने प्रोजेक्ट, वंदे भारत स्लीपर हो गई और उसके अलावा बहुत सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं, गिने नहीं जाएंगे, अडानी वाले एयरपोर्ट्स हो गए, काफी ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप इंफ्रा क्रेजी प्रो रिएक्शन लिखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी। तो हमने जितनी कवर की है, इसमें हम ये करें कि इंडिया ने कैसे बहुत सारे इंडेक्सेस में यूएसए को और चाइना को बीट किया है, जो कि मतलब नॉर्मली लोगों को अभी तक भी नहीं पता। वो इंडेक्सेस को मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप अब ये वीडियो पूरी देख लें, उसके बाद अगर आपको लगे कि हमारा रिएक्शन अच्छा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं, आप भले ना कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दुनिया भर के जितने भी एजेंसीज हैं उन्होंने इंडिया को लेकर जो रिपोर्ट्स दिए हैं उसको हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे साल के दौरान हमारा जो कंट्री है उसने कैसा परफॉर्म किया। जो सबसे पहला रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है S&P ग्लोबल का। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि S&P ग्लोबल एक एजेंसी है जो कि दुनिया भर के कंट्रीज को रेटिंग देती है। जैसे आपका सिविल स्कोर होता है ना, कि आप जब लोन लेते हो तो उसको किस तरीके से चुकाते हो, तो वो जो स्कोर होता है उसी तरीके से S&P ग्लोबल स्कोर देती है दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज है उनको, कि भाई अगर इस देश में आप अपना पैसा लगाओगे तो आपको रिटर्न कैसे आएंगे। तो S&P ग्लोबल ने फाइनली 18 साल के बाद इंडिया की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड करके BBB कर दिया है। और ये जो रेटिंग है वो जितना ज्यादा बढ़िया होता है वो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए भी उतना ही बढ़िया होता है, क्योंकि जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो इस रेटिंग को भी देखते हैं कि भाई इस देश के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उसका जो रिटर्न हमें आएगा वो कितना आएगा। तो रेटिंग जितनी बढ़िया होगी उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब इकोनॉमी के अंदर ही जो दूसरा पॉइंट आया है वो है शेयर मार्केट का। गोल्डमैन सैक्स का नाम आपने तो सुना ही होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि गोल्डमैन सैक्स दुनिया का एक बहुत बड़ा बैंक है और उसने इंडियन मार्केट को ओवरवेट कैटेगरी में डाल दिया है। अब लोग सोचेंगे कि ओवरवेट कैटेगरी क्या होता है भाई, क्या हमारा देश जो है वो मोटा हो गया? नहीं नहीं, लिटरली इसका मतलब ओवरवेट का मतलब मोटा नहीं होना होता। इकोनॉमी में इसका मतलब होता है कि गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का मार्केट बाकी देशों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करेगा और इसलिए गोल्डमैन सैक्स इंडिया के अंदर अपनी वेटेज यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। और वहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका का सर्वे ये बताता है कि अब एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं तो उनमें जो पहली एग्जांपल यहाँ से भी मिलती है कि गोल्डमैन सैक्स का ना शेयर है गूगल में, एप्पल में, और इन दोनों बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ना इंडिया में बहुत बड़े बड़े कोई पता नहीं कितने बिलियन, 20 बिलियन डॉलर, फिर 16 बिलियन डॉलर, फिर 8 बिलियन, इसकी डील साइन हुई थी अभी पिछले महीने ही। सीरियसली? हाँ, पिछले महीने हमने एक शायद वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। पसंद हुआ करती थी कंट्री, वो पहले जापान हुआ करती थी। लोग पहले अपना पैसा जापान के अंदर लगाना पसंद करते थे, लेकिन अब इंडिया जो है वो जापान को रिप्लेस कर रहा है। IMF के चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भी इंडिया को ग्लोबल ग्रोथ इंजन कहा और यह भी माना कि इंडिया ने दुनिया के डाउट्स को गलत साबित कर दिया। देखिए, तो स्टॉक मार्केट वगैरह की बात हो गई तो आप सोच रहे हो कि भाई इस चीज से हमारा क्या लेना देना, मतलब आम आदमी की जिंदगी के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा और इस डेटा को जानने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट दी है जो कि इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया दुनिया की सबसे इक्वल सोसाइटीज में से एक बन गया है। इस रिपोर्ट में गिनी इंडेक्स का जिक्र किया गया है जो कि अब 25.5 पर पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे हो कि ये गिनी मीटर क्या होता है और इसे हमें क्या लेना देना, जो बताता है कि देश के अंदर जो अमीर है और जो गरीब है उनके बीच में कितना डिफरेंस है। का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही कम होगा अमीर और गरीब के बीच का फासला। स्केल होता है ये 0 से लेकर 100 तक होता है और अगर 0 है इस स्केल का वैल्यू तो इसका मतलब है कि उस देश के अंदर जो गरीब है जो अमीर है सब बराबर है, कोई गरीब नहीं है कोई अमीर नहीं है। और अगर वैल्यू 100 आता है तो इसका मतलब है कि देश का जो पूरा पैसा है ना वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। तो हमारे देश का जो स्कोर है 25.5 ये पहले के मुकाबले कम हुआ है, जो ये दिखा रहा है कि जो फासला है वो कम होता जा रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चाइना का जो रैंकिंग है वो कितना आता है, जो अमेरिका का रैंकिंग है वो कितना आता होगा। चलिए उसका भी डेटा आपको बताता हूँ। चाइना की जो रैंकिंग है और जो अमेरिका की रैंकिंग है उनसे बढ़िया हमारे देश की रैंकिंग आई है। इनफैक्ट G7 और G20 के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सभी कंट्री से बेहतर हमारे कंट्री के रिजल्ट्स आए हैं। इसके पीछे मेजर रीजन बताया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। जी हाँ, सरकार से जो पैसे आपके खाते में आते हैं जो कि डायरेक्ट आते हैं बिना किसी बिचौलिए के,
इस चीज के कारण ये जो रैंकिंग है वो और सुधरी है। अब पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट से आपके पास कुछ पैसे आने तो भाई बीच का बिचौलिया हो गया, कोई मिडिल मैन हो गया, कोई घपला कर गया, भाई कोई आपसे पैसे ले रहा है उसी चीज के लिए, तब आपको वो पैसे आपके अकाउंट में पहुंचवा रहा है। तो इन सब चीजों के कारण जो पैसा गवर्नमेंट की जेब से निकलता था आपके जेब तक पहुंचने के लिए वो बहुत कम हो जाता था। जैसे कि कंपैरिजन के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। राजीव गांधी जब पीएम थे उस समय पर उन्होंने खुद कहा था कि अगर हमारे जेब से 1 रुपया निकलता है तो वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते मिडिल मैन के कारण बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया है तो वो डायरेक्ट भाई सरकार के खाते में से आपके खाते में पहुंच जाता है। अब अगर हम लोग पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पॉवर्टी का भी जो रिपोर्ट है वो भी आया है, उसे भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने 17.1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है कि वो लोग जो कि ढंग से अपने के लिए खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आता है कि गांव वाले इलाकों में पहले गरीबी 18.4% था, जो कि अब गिरकर सिर्फ 2.8% रह गया है। अब इस परसेंटेज को कम करने में जिन स्टेट ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है उनके नाम जानने के बाद हो सकता है आप चौंक जाए। इसमें महाराष्ट्र आते हैं, वेस्ट बंगाल आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है और बिहार भी आता है। अब चलिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिपोर्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप सबको तो याद ही होगा कि पीछे तब हमने यूपीआई का किस तरीके से मजाक उड़ाया था कि भाई कौन यूज करेगा यूपीआई। क्या आपको लगता है कि गांव के अंदर जो एक सब्जी बेचने वाला है वो यूपीआई का इस्तेमाल करेगा? उसके पास इंटरनेट कहां से आएगा, उसके पास मोबाइल फोन कहां से आएगा? तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी के बारे में ही हमारे ही देश के लोगों ने, हमारे ही देश के लीडर्स ने खूब मजाक उड़ाया था। इतना मजाक उड़ाया था, ऐसा लग रहा था कि मनोबल ही गिरा देना चाहते हैं हमारे देश का। लेकिन अब देखिए कि ये जो यूपीआई है वो कितना रिवोल्यूशनरी रहा है। दुनिया भर के जो कंट्रीज है ना वो चाहते हैं कि उनके कंट्री में भी ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम हो। आई थिंक जर्मनी के कुछ ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे, वो जब इंडिया में आए और उन्होंने पेमेंट किया फोन से, क्यूआर कोड स्कैन करके, इंस्टेंटली जब वो पेमेंट हो गया तो वो चौंक गए थे कि इंडिया के अंदर एक सब्जी बेचने वाला भी यूपीआई से पेमेंट ले रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। खैर चलिए, कांग्रेस का तो काम है भाई, हमारे देश के लिए कुछ भी बढ़िया होता है तो वो उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज के ऊपर जो रिपोर्ट आई है ना वो ये बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रियल टाइम ट्रांजैक्शन, इस तरह ये कांग्रेस तो कर रहे हैं सही, लेकिन ठीक है यार, लेकिन जो व्यूअर होता है ना उसको कोशिश बैलेंस रखे, बैश ना करे किसी को। और यूपीआई नो डाउट एक बहुत बड़ा ना एक मार्क अचीव किया है मतलब इंडिया ने, और दुनिया मतलब अमेरिका या बाकी कंट्रीज ने मतलब ये टेक्नोलॉजी इंडिया से मांगी भी है, ये डील्स भी साइन हुई हैं। होते हैं उनमें 49% अकेले इंडिया करता है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ और इंडिया अकेले एक तरफ। इसके साथ साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके हिसाब से एआई कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया अब दुनिया के 3rd रैंक पे आता है। आप सोच रहे हो कि एआई के अंदर भी हमारी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है। जी हाँ, वो तो अलग बात है कि आपको पता नहीं चलता है। जैसे एक वीडियो में आपको शेयर करता हूँ, देखिएगा, ये आईआईटी बॉम्बे का है। आप चाइना वीडियोस देखते हो ना कि वहां पे रोबोट्स बना रहे हैं भाई, खाना वगैरह सर्व कर रहे हैं। खाना वगैरह सर्व करना भूल जाइए, जो बेसिक चीजें होती है ना उनको भूल जाइए। इंडिया के अंदर ये जो रोबोट बनाई गई है ना वो तो भाई डांस करता है। यार कितना एडवांस हो गए हैं। वहीं पे अगर आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मतलब होता है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो कंट्री है वो कितना इनोवेट कर रही है, नई चीजें बना रही है। तो यहाँ पे 2015 में हमारी कंट्री की जो रैंक थी वो 81 थी, लेकिन अब वो घट कर 38 हो चुकी है। तो ठीक है, 38 नंबर ऐसा नहीं है कि भाई नंबर 1 पे हम आ गए, लेकिन मैं मानता हूं कि इस चीज में भी हमें थोड़ा और फास्ट जाने की जरूरत है और जो चीजें धीरे धीरे जरूर ही सुधरेंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, और ये जो इंटेंजिबल एसेट्स है इसमें इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफी तेज रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं भाई? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अगर आप किसी चीज की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वो टेंजिबल एसेट है, यानी कि उसे आप छू सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो हो गया इंटेंजिबल एसेट, जिसको कि आप छू तो नहीं सकते लेकिन उस चीज की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। तो रिपोर्ट बताता है कि इंडिया अब फैक्ट्री और मशीन्स से आगे बढ़कर दिमाग और इनोवेशन वाली इकोनॉमी बन रहा है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में इंडिया डिजिटल स्किल्स के मामले में दुनिया में 2nd नंबर पे आ चुका है और अब हमने कनाडा और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए, मैं जानता हूं कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे देश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। जी हाँ, इशू है, हर देश में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो नंबर्स है ना ये हमें बताते हैं कि हमारा जो देश है वो पिछले साल में कैसा परफॉर्म किया है। और अब थोड़ा सा बात करते हैं, एब्सोल्यूट गुडनेस तो किसी भी कंट्री में नहीं होगी ना, अमेरिका में भी नहीं है वो, जो से रात को नशेड़ी सो जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं, और एक पूरा स्टेट है। फिर हमने एक वीडियो की थी सबवे के ऊपर, इंडियन सबवेज वर्सेस यूएसए के सबवेज में भी काफी ज्यादा डिफरेंस था।
वो मेरे ख्याल वीडियो बन गई है, 1-2 दिन में शायद कल अपलोड होगी। मैं भी कल हो जाएगी। तो वो भी एक ना बड़ा एक डिफरेंट चीज थी हमारे लिए। पावर की यानी कि ताकत की, कि हमारे देश की जो ताकत है वो कितनी है। एशिया पावर इंडेक्स ने इंडिया को मेजर पावर का स्टेटस दिया है, और मेजर पावर का मतलब होता है कि वो कंट्री जो सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के जो फैसले हैं उनके ऊपर भी असर डाल रही है। इस इंडेक्स में हम लोग जापान और रशिया से भी आगे निकल गए हैं, और एक खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में ना ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की गई है। और अगर आप थोड़ा सा कल्चर के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। यूनेस्को ने दीपावली को अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि यूनेस्को दुनिया की वो संस्था है जो कि पुराने धरोहर हो गया, कल्चर हो गया, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और यूनेस्को का दीपावली को अपने लिस्ट में ऐड करना ये बताता है कि दीपावली सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक धरोहर के जैसा है। और इससे पहले की अगर आप बात करेंगे तो दुर्गा पूजा के साथ साथ योग को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया था, और इसके साथ साथ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के 12 फोर्ट को भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और यूनाइटेड नेशंस के एसडीजी रैंक में इंडिया अब पहली बार 100 रैंक के अंदर आया है। 2011 में इंडिया में सिर्फ 35% लोग ऐसे थे जिनके पास की अपना एक बैंक अकाउंट था, जबकि ये जो संख्या है वो अब बढ़कर 89% हो चुकी है, यानी कि 89% हो चुका है। और इसका जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं जनधन योजना को भी जाता है, क्योंकि जनधन योजना ने बहुत सारे लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया है, जिसके कारण कि लोग जो पैसे पहले अपने घर में रखा करते थे अब उसी पैसे को वो लोग अपने सेविंग्स अकाउंट्स में रखते हैं, और साथ ही जो सरकारी स्कीम्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं बिना किसी बिचौलिए के। और जो लास्ट डेट, एक दफा ना डर भी लगता है कि यार अगर पैसे मतलब बैंक में हैं और अगर बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो फिर क्या होगा? और जिस तरह दुनिया की कम केसेस होते हैं जिस तरह दुनिया की सारी कंट्रीज है ना वो गोल्ड की बैकिंग पे करेंसी छाप रही हैं, और पता नहीं उनके पास गोल्ड पीछे इतना है भी या नहीं। कल परसों मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि दुनिया की ना सबसे ज्यादा जो गोल्ड की होल्डिंग है ना वो इंडियन वुमेन्स के पास है। तो गाइस ये क्या बात सच है या झूठ है या क्या, मतलब ऐसी ही बस कोई व्हाट्सएप न्यूज है, ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं आपको देने वाला हूं उसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की तस्वीर जलने वाली है। जो इंग्लिश न्यू ईयर है उस पे वैसे भी बहुत सारे लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो आप भी अपना पिछवाड़ा सुलगा के पटाखे फोड़ने का एंजॉयमेंट ले लो। पॉलिटिकल लीडरशिप में नरेंद्र मोदी अभी भी दुनिया के सबसे पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 75% है। और प्यू रिसर्च के मुताबिक 74% भारतीय अपने डेमोक्रेसी के काम करने के तरीके से खुश है, जो कि स्वीडन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। बाकी के जो 25% लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी ढंग से नहीं चल रही है, वो कौन लोग हैं आपसे जानना चाहूंगा। तो ये था 2025 का एनालिसिस। जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको मैंने आपके साथ, सबसे एक ही बंदा है वो ध्रुव राठी है। वो हमेशा वो सबसे ज्यादा हमने रखा है। कुछ अप्स है कुछ डाउन्स भी है, तो आशा है कि 2026 में जो प्रॉब्लम्स हमें 2025 में अपने देश के अंदर देखने के लिए मिले हैं उनको सही। अच्छा, ओवरऑल ये थी आज की वीडियो गाइस। सबसे पहले तो आपने लाजमी बताना है कि हम ये वीडियो लेकर आए हैं, आपने पहले देखी थी या नहीं, और अगर नहीं देखी थी तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह की वीडियो पे हमें ना एक्चुअली कम रिस्पांस मिलता है, लेकिन इस वीडियो पे ध्रुव राठी था पहले सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद आया ये नीतीश राजपूत, उसके बाद एक और थे, मुझे उनका नाम जैसे निकल गया, जिनके चैनल का भी मोहित मंगल करके एक भाई था, वो आया। अब जाके ना मुझे एक और बंदा मिला ये कि ना मतलब अब ये क्रिएटर ना काफी ये वो लोग हैं जो सेंसिबल बातें करते हैं। अब ध्रुव राठी को मैं कभी यूं हो जाता है कभी यूं, उसका मैं नहीं कुछ कह सकता। बाकी नीतीश राजपूत हो गया, मोहित मंगल, ये मुझे बड़े पसंद है। आप लोगों ने लाजमी बताना है आपको। अच्छा, इस भाई का नाम था, नाम यार इनको लाजमी हमें लेना चाहिए, इंजीनियर रिवील्स। तो चैनल इनके का ये नाम है, इनके चैनल को भी जाके लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, तो सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई मसला नहीं है, आप हमारी मजीद वीडियोस देखें, जहन बनाएं। अगर कोई तो अच्छी लगी जाएगी, बाकी आप लोग आपका सब्सक्राइब का प्रेस करने का दिल 36,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की कमेंट्स की वजह से हुआ है। अब इस तरह से है कि जब मैं अपनी चैनल की वीडियोस को देखता हूँ ना, हर वीडियो के नीचे 300, 500, 1000 कमेंट होता है। मैं बहुत खुश होता हूँ कि लोग इंगेज करें, और ऐसा नहीं कि हम रिप्लाई नहीं देते। जो जिन लोगों को रिप्लाई मिलेगा इस वीडियो के नीचे भी मिलेगा, वो लोग लाजमी मतलब ना नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बताएं कि उनको रिप्लाई मिलता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो नहीं किया हुआ अकाउंट, तो फौरन फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे हम स्टोरीज लगाते हैं, पोल्स वगैरह करते हैं, और एक ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन बन जाता है। तो उसके अलावा कमेंट्स भी रीड कर लेते हैं अपने कुछ लाइव व्यूअर्स के, जो दोस्त भाई जो भी आप कह लें। तो इंस्टाग्राम तो बताया नहीं अभी तक। इंस्टाग्राम का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में तो लगा ही, हर वीडियो के नीचे इनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओवरऑल शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया रिलेटेड वीडियो ये है, इसके ऊपर कर लेते हैं। मेक अ वीडियो ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन वेडिंग।
ठीक हो गया जी, इसके ऊपर लेके आते हैं नॉर्थ साउथ वेडिंग। डन हो गया साउथ जी। की तो मैंने देखी है काफी ये क्या है, महेश रेड्डी ने बोला है। हम्म। क्रेजी किलर 94 हमारे नाम से मिलता जुलता नाम है। कोलकाता वेस्ट बंगाल लोकल ट्रेन मैक्सिमम लो कॉस्ट टिकट प्राइस 5 रुपीज से चालू होता है। कोलकाता मेट्रो का टिकट 10 रुपए से चालू होता है। अमेजिंग यार। मतलब पाकिस्तानी ट्रेन का टिकट पाकिस्तानी समझो 20 रुपए में, 15 रुपए में। सुपर अमेजिंग। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती होगी ना फिर इस 5 रुपए में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आई थिंक सो, मुझे तो ऐसे लग रहा है, बाकी हमारी ऑडियंस बता सकती है हमें। अमन कुकिंग N1X कह रहे हैं कि यहाँ इंडिया में बहुत कुछ ऐसा है, इंडिया में ही बहुत लोगों को नहीं पता। क्या मतलब इस चीज का, यानी कि इतनी सारी चीजें हैं क्या? डेफिनेटली यार, इतना कुछ तो है। और नंबर गाड़ी कहाँ की दिखाते नहीं हैं कि सरकार कितना कमाता है। नंबर गाड़ी कहाँ की दिखता नहीं है कि सरकार कितना कमाता है। हाँ सही हो गया, समझ गया यार मैं। विशाल कुमार ने ये कमेंट किया है। ब्लेज कह रहे हैं, ब्लेज ही नाम है इनका। भाई ये पान गुटखा खाकर थूकना पहले बहुत ज़्यादा था, अभी नहीं है, अभी भी है बट पहले जितना नहीं। तो थोड़ा सा काम हुआ है। इंडियन रेलवे प्रॉफिट कमाने के लिए भी नहीं है। इंडियन रेलवे का मेन मोटिव है यहाँ की कम से कम टिकट में बेस्ट सर्विस देना, फ्लाइट वगैरह से कमा के। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है, बिल्कुल 100% है, इसमें कोई वो है ही नहीं शक वाली बात। और पंक्चुअलिटी भी ज़बरदस्त हो रही है। और बहुत सारा इन्होंने लंबा कमेंट किया था। थैंक यू सो मच यार। नेम क्या था इनका? ब्लेज। तो ओवरऑल गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई मजीद आप चाहते हैं कि हम आपके रिकमेंडेड टॉपिक किसके ऊपर वीडियो बनाएं तो इसी तरह कमेंट्स में अपना प्यार दिखाते रहें। टिल देन टेक केयर।